हेलो क्लास। आज की क्लास में हम फंक्शन टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पाइथन में हम जिन सारी एंटिटीज पे काम करते हैं वे सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पाइथन में जैसे हम ले इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल, ये सभी हमारे पाइथन में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लें, वो मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस ले रही होती है। उसी एड्रेस को हम उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बोलते हैं। इट इज़ द ऑब्जेक्ट्स एड्रेस इन मेमोरी एंड डज नॉट चेंज वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो जाता है मेमोरी में और उसको एक आइडेंटिटी एलोकेट हो जाती है, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहता है तब तक उसकी आइडेंटिटी फिक्स रहती है। और किसी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी हमें अगर पता करनी है तो हम आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो हमें पाइथन में उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। हर ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है। जैसे वो बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है। इट डिफाइंस द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन बी चेक्ड यूजिंग टाइप ऑब्जेक्ट। जब हमें किसी अगर ऑब्जेक्ट का टाइप पता करना है तो हम टाइप फंक्शन की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का टाइप पता कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होने के बाद हम उनकी वैल्यू चेंज कर सकें, जबकि इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू हम क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं कर सकते। पाइथन वेरिएबल्स आर मेमोरी रेफरेंसेस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और हम उसे किसी वेरिएबल से रिफर करते हैं तो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रिफर करने लगता है। समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू चेंज और अपडेट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस्ड बाय सर्टेन वेरिएबल। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। हाउएवर फॉर सर्टेन डेटा ऑब्जेक्ट्स पाइथन डज नॉट अलाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन बहुत सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पाइथन हमें चेंज करने नहीं देता। इन्हीं को हम बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड आर कॉल्ड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकें जब वो क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद, तो उनको हम बोलते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड आर कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। When an attempt is made to update the value of an immutable object, जब भी हम किसी immutable object की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं तो a new object is created in memory। तो पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती जबकि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो वो हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल में क्या क्या आएगा, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, बूलियन आएगा, स्ट्रिंग आएगा और टपल आएगा। ये सारे हमारे इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट हैं। मीन्स अगर ये डेटा ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो गया तो इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरे हम देखते हैं म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल में हमारे लिस्ट और डिक्शनरी आएंगे। तो अभी हम इनको देखते हैं। तो ये हमने पहले भी देखे हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें num1 एक वेरिएबल है, उसको हमने 300 वैल्यू असाइन की हुई है। फिर हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है num2 इज इक्वल टू num1, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100। तो यहाँ अगर हम देखें num1 की वैल्यू हमने क्या असाइन की है 300। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में num2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 300, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 प्लस 100 मीन्स 400। तो अगर हम देखें कि मेमोरी में ये किस तरीके से काम करेगा, स्टेटमेंट 1 विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद वैल्यू 300 एंड द ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड बाय अ वेरिएबल num1। तो जब पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हम मेमोरी में एक 300 वैल्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी मेमोरी है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 300 जिसकी वैल्यू है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसको जो num1 वेरिएबल है वो रेफरेंस कर रहा होगा। num1 जो है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को। फिर
अगला स्टेटमेंट जब हमारा एग्जीक्यूट होगा num2 इज इक्वल टू num1। इसका मतलब क्या है, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो num1 तो अभी हमारा 300 को पॉइंट कर रहा था, तो num2 भी हमारा 300 जो वैल्यू है उसको पॉइंट करने लगेगा। जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो num1 तो अभी पॉइंट कर ही रहा था, अब num2 भी उसी वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा। स्टेटमेंट 2 विल मेक num2 रिफर टू द वैल्यू 300 आल्सो बीइंग रिफर्ड बाय num1। तो जो num1 काम कर रहा था, num1 उसको रिफ़र कर रहा था, अब num2 भी उसको रिफ़र करने लगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो मेमोरी में एड्रेस है वो 1000 है, तो एड्रेस हमने देखा कि कैसे होता है, वो होता है आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम आईडी से निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है। तो मान लीजिए ये 300 जो जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उसका एड्रेस है 1000 एंड स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर से 1000। तो हो सकता है ये कुछ और भी वैल्यू हो, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू 1000 है, जो हमारा एड्रेस है उसकी वैल्यू 1000 है। सो num1 शेयर्स द रेफरेंस लोकेशन विद num2 एज सोन इन फिगर। तो num1 और num2 दोनों ही 300 को पॉइंट कर रहे हैं और उसका मेमोरी एड्रेस क्या है 1000। अभी हम देखते हैं जब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा। अभी num1 num2 दोनों 300 को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगले स्टेटमेंट में क्या है, num1 इक्वल टू num2 प्लस 100। तो num2 अभी किसको पॉइंट कर रहा है 300, तो 300 प्लस 100, तो num1 किसको पॉइंट करना चाहिए 400 को। स्टेटमेंट 3 num1 इक्वल टू num2 प्लस 100 लिंक्स द वेरिएबल num1 टू अ न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन से 2200 हैविंग अ वैल्यू 400। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा num1 किसे पॉइंट करने लगेगा, इस ऑब्जेक्ट को जिसकी वैल्यू है 400 और जो जिसका एड्रेस मेमोरी में है वो क्या है 2200 एज इंटीजर्स आर इम्यूटेबल सो अ न्यू ऑब्जेक्ट टाइप इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 400 एंड id इज इक्वल टू 2200 गेट्स क्रिएटेड। तो जब हमने इस काम को किया तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू क्या थी 400 और num1 उसे पॉइंट करने लगा। तो हम देखते हैं कि हम चेंज करना चाह रहे थे वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, लेकिन उसकी जगह एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और जो हमारा वेरिएबल था उसे पॉइंट करने लगा। तो एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ और उसे num1 पॉइंट करने लगा। तो इसी वजह से जब हम किसी भी इम्यूटेबल डेटा टाइप को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो उसे पॉइंट करने लगता है। तो इसी वजह से हमारा जो इंटीजर है वो क्या है इम्यूटेबल, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। एक नया डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, पुराने डेटा ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। अब हम देखते हैं लिस्ट आर म्यूटेबल। जो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है लिस्ट है, तो लिस्ट कैसे म्यूटेबल है हम देखते हैं। जब भी हम कोई भी एक सीक्वेंस जैसे लिस्ट हो गया उसको जब मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसका हर एलिमेंट किसी इंडिविजुअल आइटम को पॉइंट कर रहा होता है। सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट इंटरनली इज स्टोर्ड एज ए कंटेनर। जो लिस्ट है वो एक कंटेनर के फॉर्म में स्टोर हो रही है दैट होल्ड द रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, जो इंडिविजुअल आइटम्स को पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, सपोज स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम आर लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो लिस्ट के 4 एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। तो जो लिस्ट का असली में पहला एलिमेंट होगा वो 1 को पॉइंट कर रहा होगा, लिस्ट का दूसरा एलिमेंट 2 को पॉइंट कर रहा होगा 2 की लोकेशन को, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट 3 की लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा और लिस्ट का चौथा एलिमेंट 4 की लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। और यहाँ पे हम चेंज करते हैं लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है हम उसको, ये 0th इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, तो जो लिस्ट का हमारा फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है उसको हम 500 से चेंज कर रहे हैं। अभी क्या है वो 2 है, उसको हम 500 से चेंज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं चेंज करने पे हमारा लिस्ट का जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस चेंज होगा कि नहीं। हमने अभी इंटीजर में देखा जब हम उसका चेंज कर रहे थे तो उसका एड्रेस आईडी चेंज हो गई थी, मीन्स आईडी चेंज हो गई मतलब वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि लिस्ट में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो लिस्ट की आईडी चेंज होती है कि नहीं। मान लीजिए हमारा जो लिस्ट थी लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 ये लिस्ट हो गई। इसकी जब हमने आईडी प्रिंट कराई तो सपोज ये एक आईडी आई, और जब हम पहले एलिमेंट की आईडी प्रिंट कराते हैं मीन्स 0th इंडेक्स की तो ये आईडी आई, लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की आईडी प्रिंट कराते हैं तो ये आईडी आई, लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स की हम आईडी प्रिंट कराते हैं तो ये आईडी आई, और लिस्ट के चौथे इंडेक्स की हम आईडी प्रिंट कराते हैं तो ये आईडी आई। अब हम क्या करते हैं, जो लिस्ट का हमारा पहले इंडेक्स का एलिमेंट है हम उसको 500 कर देते हैं। तो अभी हम लिस्ट प्रिंट कराते हैं लिस्ट 1, तो पहला एलिमेंट 1 ही था
दूसरा एलिमेंट जिसका इंडेक्स 0 था अब क्या हो चुका है 500 और (3, 4). अब ये हमारी नई लिस्ट हो गई है। अब हम इस नई लिस्ट की आईडी प्रिंट कराते हैं, आईडी ऑफ लिस्ट 1। तो ये हमारी उसकी लिस्ट की आईडी आ गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों की आईडी सेम है। मीन्स हमने लिस्ट में दूसरा एलिमेंट चेंज तो किया, लेकिन उसकी वजह से हमारी लिस्ट की आईडी चेंज नहीं हुई। तो दोनों लिस्ट की आईडी सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं लिस्ट हमारे क्या है, म्यूटेबल। हमने लिस्ट का एलिमेंट चेंज कर पाया। अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की आईडी चेक करें फिर से अभी न्यू लिस्ट में, तो आईडी ऑफ लिस्ट 0th एलिमेंट का जो हमारा 0th इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा उसकी आईडी हम प्रिंट कराने की कोशिश करें तो हम देखेंगे दोनों की आईडी सेम आ रही है। फर्स्ट एलिमेंट को हमने चेंज किया है। जब फर्स्ट एलिमेंट की आईडी हम प्रिंट कराएंगे तो जो पहले आईडी थी और जो अब आईडी आई है वो दोनों डिफरेंट आ रही हैं। जो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है उसकी आईडी दोनों की सेम आ रही है, और जो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट है उनकी आईडी सेम आ रही है। तो जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट था वो चेंज हुआ है, इसकी वजह से अब वो नई लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसकी वजह से आईडी यहाँ पे चेंज आ रही है। जबकि अगर हम लिस्ट की आईडी देखें तो सेम आ रही है। मीन्स हमारा लिस्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा एक म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट को जब हम किसी फंक्शन में पास करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो फंक्शन में हम किसी आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, तो अगर हम फंक्शन में किसी म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं तो क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम फंक्शन में किसी इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी इम्यूटेबल टाइप को किसी फंक्शन में पास करते हैं, जब हम किसी इम्यूटेबल टाइप को, किसी इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन में पास करते हैं और हम उस डेटा ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं फंक्शन के अंदर, तो वो डेटा ऑब्जेक्ट में जो हम चेंज करते हैं वो हमारे जिस फंक्शन से हम कॉल करते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, इंक्रीमेंट नंबर, यहाँ पे वो एक n इनपुट ले रहा है। n क्या है यहाँ पे, पैरामीटर। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम में हमने एक नंबर इनपुट कराया और फिर हमने उस नंबर का क्या प्रिंट कराया, सबसे पहले हमने आईडी प्रिंट कराई और उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। तो आईडी और उसकी वैल्यू हमने प्रिंट कराई। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करके हमने वो नंबर उसमें पास कर दिया। नंबर फंक्शन के अंदर गया। फिर हमने फंक्शन के अंदर भी एक बार जो आईडी थी पैरामीटर की और वैल्यू ऑफ पैरामीटर प्रिंट कराई। फिर हमने उस जो नंबर था उसको 5 उसमें जोड़ दिया और फिर हमने रिवाइज्ड आईडी पैरामीटर की प्रिंट कराई और इंक्रीज्ड वैल्यू पैरामीटर की प्रिंट कराई। उसके बाद फंक्शन जब ओवर हो जाएगा, कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा और हमने यहाँ पे क्या कराया है, हमने आर्ग्यूमेंट की आईडी फिर से प्रिंट कराई है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फिर से प्रिंट कराई है। तो हम देखते हैं कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा। तो सिंपली हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर यूजर से इनपुट करा रहे हैं, उस नंबर को हम एक दूसरे फंक्शन में भेज रहे हैं। वो फंक्शन क्या कर रहा है, वहाँ पे उस नंबर को इंक्रीज कर रहा है। तो हमने देखा था कि जो हमारे इंटीजर डेटा टाइप है वो क्या है, इम्यूटेबल। मीन्स हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप को किसी फंक्शन में पास कर रहे हैं और हम देखते हैं जब वैल्यू हम वहाँ पे उसकी चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है जो उसे कॉल कर रहा है, या कॉलर फंक्शन है जो उसे कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो गई। उस पैरामीटर में जब उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो उसका कुछ असर आर्ग्यूमेंट पे भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया तो इंटर द वैल्यू फॉर नंबर, मैंने 100 इनपुट किया। फिर ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा कि फंक्शन कॉल होने से पहले जो आर्ग्यूमेंट है उसकी आईडी ये है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल पहुँचेगा फंक्शन में। फिर यहाँ पे मैंने पैरामीटर की आईडी और वैल्यू प्रिंट कराई है। तो जब ये इनसाइड फंक्शन आईडी पैरामीटर ये प्रिंट हो गई और वैल्यू ऑफ पैरामीटर ये प्रिंट हो गए। तो इस दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमने आर्ग्यूमेंट की आईडी भेजी थी, जो भी आर्ग्यूमेंट की आईडी थी, और जो यहाँ से पैरामीटर की आईडी आई है, दोनों सेम है एग्जैक्टली, और दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो मीन्स अभी तक जो हमारा आर्ग्यूमेंट था और जो हमारा पैरामीटर था दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, नंबर को
5 से इंक्रीज किया। और फिर हमने रिवाइज्ड आईडी प्रिंट कराई यहाँ पे। अब ये सेंटेंस प्रिंट होगा, रिवाइज्ड आईडी ऑफ पैरामीटर इज। अब ये जो हमारी आईडी प्रिंट हुई ये दोनों डिफरेंट हैं, और जो इंक्रीज्ड वैल्यू अभी तक 100 थी वो क्या हो गई 105। तो हम देख सकते हैं ये दोनों क्या हैं, वैल्यू डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई हमारे पैरामीटर की। अब हम यहाँ पे जब नंबर को प्रिंट आर्गुमेंट को जब हमारा प्रोग्राम ओवर होगा और यहाँ पे हम वापस आएंगे तो ये नेक्स्ट सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम आर्गुमेंट की वैल्यू और उसकी आईडी फिर से प्रिंट करा रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि आर्गुमेंट में भी कुछ इफेक्ट आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे आर्गुमेंट की आईडी, तो आईडी ऑफ आर्गुमेंट वही जो हमारा स्टार्टिंग था फंक्शन कॉल से पहले वही आईडी आई, और उसकी वैल्यू जो 100 थी वही आई। तो हमने देखा जब हम इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो उसमें जब हम फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो कॉलर फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते। मीन्स हमने यहाँ पे चेंज किए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे जो आईडी थी वही आईडी रही, यहाँ पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू रही। मीन्स हमने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस किए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो ये तो हो गया हमारा जब हम किसी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को पास करते हैं फंक्शन में। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को फंक्शन में पास करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम किसी म्यूटेबल आर्गुमेंट को पास करते हैं दो केसेस हो सकते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के केस में हम जो एग्जांपल लेते हैं वो लिस्ट का ले लेते हैं। लिस्ट हमारा क्या है, एक म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि जब हम किसी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को पास करते हैं और हम फंक्शन में उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो वो हमारे कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। म्यूटेबल में हमने देखा वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे जो हम चेंजेस कर रहे थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन इसमें जो पहला केस है, एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट में बी चेंज्ड। जब हम एलिमेंट के जब हमारी ओरिजिनल लिस्ट जो हमने पास की उसके एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं, देन द चेंजेस मेड टू द लिस्ट इन द फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द कॉलिंग फंक्शन। तो जो हम उसमें एलिमेंट्स में चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे कॉलिंग फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होंगे। दूसरा केस क्या है, इफ़ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू। जब हमने किसी लिस्ट को पास किया किसी आर्गुमेंट के तरीके से और उसको हमने पैरामीटर में रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद हमने फंक्शन में क्या किया, उस लिस्ट को एक नई वैल्यू असाइन कर दी फंक्शन के अंदर, देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड इट बिकम्स द लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन, और वो उस फंक्शन की लोकल कॉपी बन जाती है। एनी चेंजेस मेड इनसाइड द लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। और जब भी हम उस लोकल कॉपी में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारे कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे दो सिनारियो हो गए। पहले केस में तो जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और दूसरे केसेस में हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब इन दोनों एग्जांपल्स को हम देखते हैं, इन दोनों सिनारियो के एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिनारियो 1, एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट में बी चेंज्ड, then the changes made to the list in the function are reflected back in the calling function। तो मीन्स हम लिस्ट के एलिमेंट को फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं और वो चेंज वापस हमारे कॉलिंग फंक्शन में भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम एक इंक्रीमेंट का ही प्रोग्राम ले रहे हैं। हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट 1, उसके एलिमेंट क्या हैं 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे हमने लिस्ट की आईडी प्रिंट करा ली और यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट करा लिया, प्रिंट लिस्ट 1। और इतना प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, रेफरेंस ऑफ द मेन लिस्ट, ये लिस्ट की आईडी प्रिंट हो गई। द लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, तो लिस्ट फंक्शन कॉल से पहले हमने लिस्ट को प्रिंट करा लिया। यहाँ तक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। फिर यहाँ पे हमने किसे कॉल किया, इंक्रीमेंट लिस्ट 1। यहाँ पे हमने लिस्ट 1 इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल किया और उसमें लिस्ट हमने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, और लिस्ट 1 को हमने आर्गुमेंट के तरीके से पास किया। तो यहाँ पे लिस्ट 1 जाएगी इस फंक्शन के पास। यहाँ पे लिस्ट 2 क्या है, पैरामीटर। यहाँ पे हमने इसको एज ए पैरामीटर रिसीव किया। तो यहाँ पे लिस्ट 2 आ गई, लिस्ट 2 में यही वाली लिस्ट आ गई, और फिर हमने एक फॉर लूप लगाया 0 से लेकर लेन ऑफ लिस्ट 2 इसकी लेंथ तक। तो यहाँ के सारे एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ के हर एलिमेंट के लिस्ट 2 आई, हर लिस्ट के एलिमेंट में हमने 5 जोड़ दिया। तो लिस्ट के हर एलिमेंट में हमने 5 जोड़ दिया। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया 15,
25, 35, 45 और 55। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस लिस्ट का प्रिंट कराया कि लिस्ट की आईडी अभी क्या है। यहाँ पे हर एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं कि लिस्ट की आईडी अब क्या है। यहाँ पे हमने लिस्ट की आईडी प्रिंट कराई, उसके बाद वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे द लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट कराया। तो अभी हम देखते हैं जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले रेफरेंस ऑफ मेन लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट की आईडी प्रिंट हो गई, और द लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, यहाँ पे लिस्ट को फंक्शन कॉल से पहले हमने प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट के हर एलिमेंट को हमने 5 से इंक्रीज किया, और फिर हमने लिस्ट की आईडी को प्रिंट कराया, जो हमारी लिस्ट 2 थी उसकी आईडी को प्रिंट कराया। यहाँ पे जब आईडी प्रिंट होगी तो हम देखते हैं कि ये दोनों आईडी सेम है, मीन्स यहाँ पे जो हमने आईडी पास की थी और चेंज होने के बाद भी लिस्ट की आईडी वही है, तो ये आईडी प्रिंट हो गई। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल आएगा प्रिंट द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल, यहाँ पे द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे लिस्ट का हर एलिमेंट 5 से इंक्रीज हो चुका है, 15, 25, 35, 45 और 55। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इफेक्ट हमने यहाँ पे फंक्शन में जो 5 इंक्रीज किया था वो यहाँ पे कॉलर फंक्शन में भी हमें दिख रहा है। तो इसी वजह से हमने कहा एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंज्ड, हमने जो हमारी लिस्ट थी उसके एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे चेंज किया। देन द चेंजेस मेड टू द लिस्ट इन द फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड बैक, तो जो हमने चेंजेस यहाँ पे किए इस फंक्शन के अंदर किए आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द कॉलिंग फंक्शन। ये मान लीजिए हमारा कॉलिंग फंक्शन है, यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, तो जो हमने चेंजेस यहाँ पे किए वो सारे हमारे कॉलिंग फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुए। जबकि हमने इम्यूटेबल में क्या देखा था, हमने यहाँ पे लिस्ट हमने यहाँ पे नंबर को चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे जब हमने वापस उसकी वैल्यू प्रिंट कराई थी तो वही आई थी जो पहले हमने पास की थी, बिना चेंज हुई वैल्यू आई थी। जबकि यहाँ पे लिस्ट में हमने जो चेंजेस किए वो वापस जब हमने लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कराई तो हमें चेंज्ड वैल्यू मिली, हमें इंक्रीज वैल्यू मिली। तो इसीलिए जब हम इम्यूटेबल को पास करते हैं तो वहाँ पे जो हम चेंजेस करते हैं वो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते, लेकिन जब हम किसी म्यूटेबल डेटा वैल्यू को पास करते हैं तो उसमें 2 सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो हमने देख लिया कि उसकी वैल्यू वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम दूसरा सिनारियो देखते हैं। जो दूसरा सिनारियो है, इफ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू इनसाइड द फंक्शन देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट बिकम्स द लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन। जब हम किसी लिस्ट को पास करते हैं और उस फंक्शन में हम उस लिस्ट को कोई नई वैल्यू असाइन कर देते हैं, उस पूरी लिस्ट को एक कोई नई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो लिस्ट क्या होती है, एक लोकल कॉपी बन जाती है उस फंक्शन की। और उस लोकल कॉपी में जो हम चेंजेस करते हैं वो कॉलिंग फंक्शन में नहीं दिखते, वो उसी फंक्शन में ही हमें केवल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भी मान लीजिए हमारा इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है, और यहाँ तक हमने वही जो पुराने प्रोग्राम में काम कर रहे थे हमने यहाँ पे वैसे ही काम किया है। यहाँ पे लिस्ट 1 हमने एक ली 10, 20, 30, 40, 50, फिर हमने लिस्ट की आईडी प्रिंट कराई और फंक्शन कॉल से पहले हमने लिस्ट को प्रिंट कराया। तो यहाँ तक हमने फंक्शन कॉल नहीं की, यहाँ तक जो होगा आईडी ऑफ लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, ये एक आईडी आ गई। द लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल जो हमने लिस्ट ली थी वो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, अब हमने लिस्ट को पास किया है, लिस्ट यहाँ पे लिस्ट 2 एज ए पैरामीटर हमने रिसीव किया, और यहाँ पे लिस्ट 2 जो था उसको हमने एक नई लिस्ट असाइन कर दी। पिछले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, उसके हर एलिमेंट को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी लिस्ट को एक जो वेरिएबल था उसको एक नई लिस्ट असाइन कर दी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ़ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू, हमने एक नई वैल्यू से यहाँ पे असाइन की इनसाइड द फंक्शन, हमने यहाँ पे एक नई वैल्यू असाइन की उसे फंक्शन के अंदर, देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इस केस में क्या होगा, एक नया लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड इट बिकम्स द लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन, और ये इस फंक्शन के लोकल कॉपी होगी, इसी फंक्शन में हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। एनी चेंजेस मेड इनसाइड द लोकल कॉपी, हम इस लोकल कॉपी में अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे ऑफ द फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया, जो नई लिस्ट असाइन की है वो हर में 5 वैल्यू जो है, जैसे 10 का 15 हो गया, 20 का 25 हो गया, तो हर एलिमेंट को हमने यहाँ 5 इंक्रीज किया। वहाँ के हम क्या कर रहे थे, मैनुअली हर फॉर लूप के थ्रू हर एलिमेंट को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने उसकी आईडी प्रिंट कराई है लिस्ट 2 की, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है लिस्ट,
और यहाँ पे हमने लिस्ट 2 को प्रिंट कराया। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने देख लिया था कि हमारी जो लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई। और रेफरेंस ऑफ लिस्ट इनसाइड फंक्शन, यहाँ पे हमने देखा जो लिस्ट की आईडी प्रिंट हुई है वो पहले वाली आईडी से डिफरेंट है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करा ली है। लिस्ट हमारी जो ये वाली लिस्ट थी ये प्रिंट हो गई है। फिर जब हम वापस आते हैं, हम यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया। जब हम वापस आते हैं रेफरेंस ऑफ लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, जब हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे आईडी हम देखते हैं जो हमारी पहले वाली आईडी थी वही आई है, और द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल हमारी जो हमने पहले पास की थी वही आई है। तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट 2 में जो चेंजेस किए, उसको एक नई वैल्यू असाइन की, उस वैल्यू का इफेक्ट हमें कॉलर फंक्शन में नहीं दिख रहा। जो हमने लिस्ट पास की थी वही हमें दिख रही है। इसीलिए हमने कहा इफ़ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू, अगर हम लिस्ट को एक नई वैल्यू असाइन करते हैं इनसाइड द फंक्शन, देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो उसी फंक्शन की लोकल कॉपी होगी। हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो उसी फंक्शन में लोकल होगा, उसका स्कोप लोकल होगा, और जो भी हम उसमें चेंजेस करेंगे वो हमें कॉलिंग फंक्शन में नहीं दिखेंगे, वो हमें यहीं दिखेंगे। तो हमने जो भी चेंजेस किए, हमने नई लिस्ट असाइन की, जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो ही हमें वो लिस्ट दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, इस फंक्शन के बाहर आए और फिर से हमने लिस्ट 1 की वैल्यू प्रिंट कराई तो हमें वही लिस्ट मिली जो हमने पहले पास की थी। तो ये तो हो गया जब हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो हमने इम्यूटेबल में देखा उसमें केवल एक केस था, लेकिन हमने म्यूटेबल में देखा कि 2 केस हैं और दोनों केसेस के प्रोग्राम्स को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हम किसी टपल को किसी फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने नेम इनपुट कराया है और फिर मैंने नेम को टपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेम अभी तक क्या था, एक स्ट्रिंग फॉर्म में था और फिर मैंने उसको टपल फॉर्म में प्रिंट कराया है, कन्वर्ट कराया है और उसको नेम अंडरस्कोर टपल में स्टोर किया है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया टॉप लेवल स्टेटमेंट और नेम टपल। तो जो नेम टपल यहाँ थी वैल्यू, जो नेम हमारा टपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने शो टपल और उसके अंदर नेम टपल को मैंने पास किया है। शो टपल में कंट्रोल जाएगा, फिर यहाँ पे इनसाइड फंक्शन और टप1 जो यहाँ पे पैरामीटर था उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले नेम मैंने इनपुट कराया है और फिर मैंने उसको नेम को टपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया। तो प्रिंट सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तब मैं नेम इनपुट करूँगा, इनपुट योर नेम अब है। फिर यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो प्रिंट करेगा, क्या करेगा, टॉप लेवल स्टेटमेंट, फिर ये एक लाइन ब्रेक है और नेम टपल। नेम टपल में क्या वैल्यू आई, जो हमारा नेम था टपल फॉर्म में, तो जो हमारा नेम था टपल फॉर्म में प्रिंट हो गया। फिर मैंने जो नेम था उसको शो टपल फंक्शन में पास किया। शो टपल फंक्शन में पास होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, एक इनसाइड फंक्शन प्रिंट होगा और उसके बाद एक मैंने लाइन ब्रेक दिया है और यहाँ पे मैंने टप1 जो यहाँ पैरामीटर था उसकी वैल्यू पास की है। तो यहाँ पे पास क्या हुआ है, जो हमारा नेम था टपल फॉर्म में, तो इनसाइड फंक्शन और वो हमें टपल फॉर्म में जो हमने नाम पास किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम टपल पास की यहाँ पे हमने एक फंक्शन में। अब हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी किस तरीके से पास कर सकते हैं। तरीका वही है डिक्शनरी पास करने का भी। तो यहाँ पे हमने dict1 नाम से एक डिक्शनरी ली, जिसमें हम पहला एलिमेंट ये है 1 अजय 2 अभय 3 अरविंद। मान लीजिए रोल नंबर 1 का नाम अजय है, 2 का नाम अभय है और 3 का नाम अरविंद है। तो यहाँ पे हमने सो डिक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, सो डिक्शनरी सो डिक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया हमने, उसमें dict1 डिक्शनरी पास की। यहाँ पे हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है सो डिक्ट, और यहाँ पे हमने जो पैरामीटर लिया है वो डिक्ट अंडरस्कोर 2 लिया है और इसमें जब हम प्रिंट करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, इनसाइड फंक्शन और dict2 को। तो यहाँ पे सबसे पहले जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिक्शनरी डिफाइन की हुई है और फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे dict1 में हम ये वाली डिक्शनरी पास करेंगे, वो वाली डिक्शनरी यहाँ पे रिसीव होगी और उस डिक्शनरी को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो इनसाइड फंक्शन प्रिंट होगा और उसके बाद dict2 में जो हमारी डिक्शनरी गई है वो प्रिंट होगी। तो dict2 में हमारी डिक्शनरी कौन सी गई है, यही वाली डिक्शनरी गई है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, इनसाइड फंक्शन और उसके बाद हमारी डिक्शनरी 1 अजय 2 अभय और 3 अरविंद।
तो इसी के साथ हमारा फंक्शन टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।